हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 के 4 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। इसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि हम देखते हैं लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ऐसे जो कुछ पदार्थ हैं इनको हम भली भांति जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसकी दिखावट और उसमें उसकी जो कठोरता, उसके आधार पर उसको पहचानते हैं। जैसे कि यहाँ लोहा, कोयला, सल्फ़र, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो आखिर हम जो धातु अधातु वाली चीज़ें होती हैं उनको दो तरीक़ों से अलग करते हैं। एक तो पहला उसका होता है भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब होता है कैसे वो हमें दिखते हैं, ठीक है। उनमें कैसे उनके जो गुण होते हैं वो कैसे होते, कठोर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, या पाउडर की तरह वो परिवर्तित हो सकते हैं या नहीं, ये सारे जो होते हैं वो उनके भौतिक गुण होते हैं। दूसरा जो गुण होता है उनका रासायनिक गुण। ये रासायनिक गुण के आधार पे हम धातु और अधातु को आसानी से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम भौतिक गुणों को देखेंगे। तो भौतिक गुण में सबसे पहले यहाँ पे जो बताया गया है वो है लोहे की जैसे चीज़ें बनी होती हैं, जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी, ये सारी चीज़ें। तो हम क्या देखते हैं कि ये अगर हम लोहे की चीज़ें लें और कुछ प्लास्टिक या फिर पेंसिल की लेड, ये सारी चीज़ें अगर हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल का ही हम लेते हैं लोहे की कील, कोयले के टुकड़े, एल्युमिनियम की तार और पेंसिल लेड, ठीक है। अगर इन चीज़ों को पीटा जाए, ठीक है, या हथौड़े से पीटा जाए तो क्या होगा, कुछ चीज़ें चिपटी होके एक पतली शीट बन जाएंगी, ठीक है। और कुछ जो होंगे बिल्कुल पाउडर हो जाएंगे और कुछ बिल्कुल पतली शीट बना देंगे, ओके। तो यहाँ पे जो भी पदार्थ यहाँ पर पतली शीट में परिवर्तित हो जा रहा है पीटने के कारण, उसको कहते हैं अघात वर्धनीयता, ठीक है। ये धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। और हमने देखा कि जो पेंसिल और कोयले की जो है ये धातु जो थे वो क्या हो रहे थे कि वो पीटने पर पाउडर हो जाए, इसका मतलब वो धातु नहीं, वो अधातु हैं, ठीक है। हमने एक गुण देखा। अगला गुण आगे दिखाया गया है कि हर चीज़ों में हम क्या करते हैं, कोई घर में जब खाना बनाते हैं तो उस बर्तन के जो हत्थे होते हैं उसमें प्लास्टिक के जो होते हैं, प्लास्टिक के या फिर लकड़ी के हत्थे बने होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमें ऊष्मा यानी गर्माहट उसमें नहीं महसूस होती, उसको हम आसानी से पकड़कर उसमें खाना बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ कि जो लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये ऊष्मा के कुचालक हैं और इसके साथ साथ ही ये विद्युत के भी कुचालक हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि लोहे की छड़, कील, तांबे जो हैं ये जो होते हैं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हैं, वहीं पे गंधक और कोयला कुचालक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो गुण देखे भौतिक गुण में। सबसे पहला अघात वर्धनीयता और दूसरा सुचालक और कुचालक गुण, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि हम एल्युमिनियम और तांबे की जो होते हैं हम तारों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी धातु को तार में परिवर्तित किया जा सकता है तो उसे कहते हैं उसकी तन्यता, ठीक है। उसके बाद ये था तीसरा गुण। उसके बाद हम देखते हैं किसी भी चीज़ को हम ज़मीन पे गिराते हैं फर्श पर तो एक आवाज़ होती है, ठीक है। अगर हम एक कोई धातु का सिक्का गिरा दें और वहीं पे कोयले का टुकड़ा, तो उसमें एक ध्वनि में जो होता है बिल्कुल एक साफ अंतर में सुनाई देता है, ठीक है। इसलिए मंदिर की जो घंटियाँ होती हैं वो लकड़ियों की नहीं बनी होती हैं, धातुओं की बनी होती हैं, ठीक है। तो धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर व सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि यानी रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं ये जो होती हैं ध्वनियाँ, ये गायन ध्वनियाँ कहलाती हैं और इनको कहते हैं ध्वनिक, ठीक है। ये चौथा गुण हुआ हमारा धातुओं का, यानी कि धातु और अधातु में अंतर के लिए अभी तक हमने 4 गुण देखे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ कठोर, चमकीले, अघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं उन्हें धातु कहते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि, ठीक है। और इसके जस्ट विपरीत जो भी पदार्थ जो होंगे सॉफ्ट होंगे, चमकीले नहीं होंगे, आघातवर्ध नहीं होंगे, तन्य नहीं होंगे, उनमें ध्वनि नहीं होगी और हल्की ही चोट से क्या होते हैं टूटकर पाउडर बन जा रहे हैं, यानी आघातवर्धनीयता नहीं है उनमें, और ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, तो ये क्या होंगे, ये अधातु कहलाएंगे, जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि, ठीक है।
यहाँ पे बताया गया कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये धातु हैं, पर ये नरम होते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन हमें याद रखना होगा कि सोडियम और पोटेशियम धातु होते हैं लेकिन ये नरम होते हैं, क्योंकि धातुओं की जो उनके जो गुण थे हमने देखा था कि कठोर होते हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं, उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक, अगला है मरकरी। केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये अपवाद है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि अब रासायनिक गुण के बारे में बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी तक हमने जितना देखा भौतिक गुण, यानी कि हम उसे छू कर, देख कर और उस पर चोट करके हम किसी धातु और अधातु को कैसे पहचान सकते हैं, वो होते हैं उनके भौतिक गुण। अब हम देखेंगे रासायनिक गुणों को। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा के देखते हैं कि कौन से धातु कौन से अधातु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आयरन में जो जंग लग जाता है उसको लिया गया है। ठीक है, उस जंग को लेकर उसमें हम जानते हैं कि ये जो आयरन होते हैं वो ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया करते हैं, यानी जंग बन जाता है। ठीक है, जो रस्टिंग हो जाती है। इसी तरह मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे जो आयरन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यानी धातु ऑक्सीजन के साथ, तो ये बना रहे हैं धातु के ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो जंग लगे हुए चीज़ें थी रस्टिंग, उसको एक जंग इसमें एक सस्पेंशन बनाया गया, यानी निलंबन बनाया गया है। ठीक है, इस सस्पेंशन को यहाँ पे एक वॉच ग्लास में लिया गया है। इसमें लाल लिटमस पेपर को डाला गया है। तो जब लाल लिटमस पेपर को यहाँ डाला गया तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लू हो गया है। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो वह विलयन क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पता चलता है कि जो धातुओं के ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो बात बताई गई है वो ये है कि जो कॉपर जो हमें घर में जो कॉपर के बर्तन वगैरह होते हैं उसमें अगर हम देखते हैं तो एक हल्की सी हरे रंग की परत होती है। तो ये जो हल्के हरे रंग की परत होती है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के मिश्रण का होता है। यानी कॉपर जो होता है जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है, इसलिए वो जो हल्की परत होती है वो इनका मिक्सचर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगली जो अभिक्रिया बताई गई है वो मैग्नीशियम के रिबन के जो दहन का हमने अपने पिछले क्लासेस में देखे थे, तो उनके विलयन को भी देखा गया उनके परीक्षण के लिए। तो इसलिए हमें यहाँ पता चल जाता है कि मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति भी क्षारीय है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एक जो कंक्लूज़न निकलता है कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, यहाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगला यहाँ पे क्या किया गया है, अब सल्फ़र की कुछ मात्रा को लिया गया है। ठीक है, एक उद्दन चम्मच में, यहाँ पे ये चम्मच बनाए गए हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये चम्मच एक नॉर्मली आता है जो लाभ में होता है, उन्होंने नहीं होता है तो यहाँ पे ढक्कन से बना के बताया गया। तो इस चम्मच में एक सल्फ़र का चूरा लिया गया, उसको जलाया गया और जलाते ही इसको एक जार में डाल के बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद क्या किया गया है कि इसमें जो वाटर था, इसका जो विलयन ये जो बना है इसके धुएं से, उसको एक वॉच ग्लास में लिया गया। वॉच ग्लास में लेने के बाद यहाँ पे क्या किया गया है, एक लाल लिटमस पेपर को डाला गया है और एक नीले लिटमस पेपर को डाला गया है। लाल लिटमस पेपर पे आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जो नीला लिटमस पेपर है वो लाल हो गया है। तो इस तरह हम जानते हैं कि सल्फ़र तो सबसे पहले हमारा क्या है, अधातु है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि सल्फ़र ऑक्सीजन की अभिक्रिया में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनाया। ठीक है, क्योंकि जलाना यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड को फिर जल में विलय किया गया। तो जो जार था उसमें जल था। ठीक है, तो इस तरह SO2 और H2O को मिलाने पर क्या हमें प्राप्त हुआ, सल्फ्यूरस अम्ल। तो जब सल्फ्यूरस अम्ल में नीले लिटमस पेपर को देखा गया तो वो लाल हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना। उसके बाद हम आगे देखते हैं, अभी तक हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, अब हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं उसको हम देखेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई गई है, सोडियम धातु बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, इसलिए
इस अभिक्रिया में क्या होती है कि बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ओके, आगे यहाँ पे इस सोडियम को लेके ही एक परीक्षण किया गया है। ठीक है, एक बीकर लिया गया है, उसमें करीब 250 ml पानी डाल के उसमें एक जो छोटा सोडियम का धातु का टुकड़े को फिल्टर पेपर में लपेट कर उसको क्या किया गया है, और रुई में लपेट कर रुई में उसको लपेट कर उसको सोडियम को बीकर में डाल दिया गया है। ठीक है, अब इस परीक्षण में देखा गया है, ठीक है, बीकर में डालने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, कुछ देर बाद इस विलयन को जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको छू कर देखा गया था, तो ये कुछ गर्म भी हुआ प्रतीत, और उसके बाद इसका जो विलयन था इसकी भी प्रकृति जांच की गई कि अम्लीय होता है या क्षारीय। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम जल के साथ बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से अभिक्रिया करता है और कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पे यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि जो विलयन के बारे में, क्योंकि वो हमारी आगे की अभिक्रिया है, जैसा कि हमने लिटमस पेपर से किया है हम उसको उसी तरह करेंगे। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि अगर धातु है तो धातु के जो भी ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे। तो इसलिए यहाँ पे वो अभिक्रिया नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पे हम जल से अभिक्रिया बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम बहुत ही ज़्यादा तीव्र अभिक्रियाशील है जल के साथ। ठीक है, लेकिन कुछ अन्य धातु भी हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि हमारी जो जितनी भी केमिस्ट्री होती है अपवाद से भरी हुई है। तो यहाँ पे भी कुछ अपवाद ऐसे ही हैं कि यहाँ पे धातु जो है जल से अभिक्रिया नहीं करे, जैसे कि आयरन जो है वो जल से बहुत ही धीमी गति से अभिक्रिया करता है इन कंपैरिजन टू सोडियम। ठीक है, तो और इस यहाँ पे बताया गया उसके बाद कि जो अधातु हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यद्यपि वे वायु में बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ठीक है, इसलिए जितने भी अधातु होते हैं उनको जल में रखा जाता है। जैसे कि फास्फोरस है वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय अधातु है, अगर वायु में उसे खुला रख दिया जाए तो वो आग पकड़ लेता है। तो फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो इसलिए उसे जल में रखा जाता है। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है कि फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। ठीक है, आगे है हमारा अम्लों से अभिक्रिया। अब यहाँ पे हम अम्ल से अभिक्रिया करा के देखेंगे कि धातु अधातु में क्या होता है। ठीक है, ये बात हमें पता है कि धातु और धातु को अलग करना सबसे पहले हम भौतिक गुण से ही अलग करेंगे, तभी हम उस पर रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे धातु और धातु लिए गए, जैसे मैग्नीशियम की रिबन, एल्युमिनियम पन्नी, आयरन की छीलन, कॉपर का छिला हुआ तार, लकड़ी का कोयला, सल्फर चूड़ी, ये सारे अधातु और धातु ये सारी चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, एक बीकर बनाया गया है। ठीक है, एक करीब 6 तरह के बीकर बनाए गए और उसमें 5 ml डाइल्यूट HCl यानी तनु हाइड्रोलिक अम्ल डाला गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला गया है। ठीक है, इसके बाद इस परीक्षण को देखा गया है। तो जब सब में धातु अधातु का विलयन बना लिया गया तो इसमें क्या किया गया कि परख नली के मुंह के पास चलते हुए माचिस की तिली ले जाई गई। तो वहाँ पे पाया गया कि वहाँ पे जो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन जो इतने भी धातु हैं अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है जैसे ही वो वहाँ पे माचिस की तीली ले जाई जाती है। तो ये पॉप ध्वनि जो होती है हाइड्रोजन गैस की वजह से होती है धातुओं में, अधातुओं में ऐसी कोई ध्वनि नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया आगे कि कॉपर जो है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता है, ये अपवाद है। ठीक है, कॉपर जो है वो तनु से नहीं कर रहा है, वो जो है बल्कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। ओके, आगे है क्षारों से अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे अभी तक हमने अम्ल देखा, अब क्षार से अभिक्रिया कराई जाती है। तो इसके लिए एक क्रियाकलाप से देखा गया है। तो इसमें सबसे पहले एक परख नली ली गई है, टेस्ट ट्यूब, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का जो है विलयन बनाया गया है। ठीक है, अब उसमें एल्युमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालकर एक जलती हुई माचिस की तीली ले गई है मुंह पे। ठीक है, तो अगर वहाँ पे पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है तो यानी कि वहाँ हाइड्रोजन गैस उपस्थित है, यानी कि धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं।
ठीक है, यानी वहाँ पे धातु जो होंगे वो ध्वनि उत्पन्न करेंगे। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल है। ठीक है, ये लाइन हमें याद रखनी है कि अधातु क्षार से नहीं, लेकिन धातु जितने भी हैं वो क्षार से और अम्ल से अभिक्रिया कर रहे हैं। अगला प्रोसेस है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन में हम क्या करेंगे कि एक जो पहले हमने विलयन लिया उसको किसी दूसरे से उसको रिप्लेस करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच यहाँ पे और जिंक वगैरह ये सारी चीज़ों के लिए जो यहाँ पे एक क्रियाकलाप कराई गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करीब 5 बीकर यहाँ लिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ABCDE। इन पाँचों में करीब 50 ml जल लिया गया है। ठीक है, 50 ml जल लेने के बाद इसमें एक जो है सॉल्यूशन बनाया गया है। इसमें लिया गया है कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा। ठीक है, कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा। दूसरे में है कॉपर सल्फेट और लोहे की किल है। ठीक है, तीसरे में जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन है। डी में आयरन सल्फेट और तांबे की छीलन है। और ई में जिंक सल्फेट और आयरन यानी कि लोहे की किल है। ठीक है, ये सबसे पहले यहाँ पे लेके उसको रख के फिर कुछ देर के लिए छोड़ दिया गया है। कुछ देर बाद इसको देखा गया तो यहाँ पे पाया गया कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ जिंक लिया गया था। यहाँ पे ये जो कॉपर, यहाँ पे जिंक जो था वो कॉपर को विस्थापित करके यहाँ पे जिंक सल्फेट बना लिया और इसका देख रहे कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, अगले में कॉपर सल्फेट के साथ आयरन था, यानी ये आयरन जो था Fe ये कॉपर को रिप्लेस करके आयरन सल्फेट बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि जिंक यहाँ पे जिंक सल्फेट और कॉपर के साथ लिया गया और आयरन से यहाँ पे आगे तीनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि ऊपर के कलर्स में हमें एकदम साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अलग अलग परिवर्तन इस तरह से दिखाई दे रहा है कि कॉपर सल्फेट और जिंक के साथ जब अभिक्रिया होती है ये जिंक सल्फेट तो कॉपर बना रहा है, इसी प्रकार वो कॉपर सल्फेट आयरन के साथ भी कर रहे थे। तो हमें यहाँ पता चलता है कि बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो बीकर सी में जो है कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित जो है कॉपर जो है वो जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया गया है कि जो साइंस है वो एक निश्चित नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे मतलब ये है एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने फर्स्ट में लिया था, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन में हमने जिंक लिया था, इसलिए जिंक इसको प्रतिस्थापित कर रहा था। लेकिन थर्ड में देखिए यहाँ पे हमने जिंक सल्फेट का विलयन लिया है, यहाँ पे कॉपर लिया, लेकिन कॉपर इसको प्रतिस्थापित नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कि जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है और ज़्यादा प्रभावशाली है, इसलिए ये यहाँ पे विस्थापित कर रहा है और यहाँ कॉपर जिंक को इसीलिए विस्थापित नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये एक नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन दी गई है कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमें DE में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया है। तो यहाँ तक हमने जितना भी दिखा वो उनके धातु और अधातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। हमें लगता है आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो भी समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं धातुओं और अधातुओं के उपयोग। धातुओं और अधातुओं के उपयोग बहुत सारे हैं, जो कि हम एक नॉर्मल लाइफ में बहुत सारी चीज़ जैसे कि मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ी, उपग्रह, ये सारी चीज़ों में धातुओं का उपयोग होता है। वहीं अधातुओं का उपयोग भी बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे कि अधातु जो होते हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, वो हमारे एक सजीव श्वसन के समय एक अंदर, जैसे हम सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीजन। आगे है हम कई अधातुओं का प्रयोग उर्वरक में करते हैं, जल शुद्धिकरण में करते हैं, एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं, पटाखों में प्रयुक्त होने वाले
भी बहुत सारे अधातु होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे धातु अधातु हमारे जो होते हैं जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे कुछ बताया गया है कि जो हमने क्लास 7th में सीखा था कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थ से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है, ठीक है। यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा करके, गर्म कर या फिर विद्युत अपघटन द्वारा या फिर अधिक विघटित नहीं किया जा सकता है तो वह तत्व कहलाता है। ये लाइन एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे तत्व के बारे में बताया गया कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा करने, गर्म करने, यानी तत्व ऐसा पदार्थ है जिसे न बनाया जा सकता है, जिसे न बिगाड़ा जा सकता है, ठीक है, यानी वो तत्व कहला रहा है। सल्फर एक तत्व है, इसी प्रकार आयरन, कार्बन भी एक तत्व है। तत्व एक के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। आगे बताया गया तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। जैसे द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस या फिर वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है, ठीक है। हमारे ब्रह्मांड में जो जितने भी पदार्थ होते हैं वो बहुत सारे जो होते हैं बहुत सारे पदार्थ हैं, लेकिन उनमें जो जिनसे वो बनते हैं, जिन तत्वों से, उनकी संख्या सीमित है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि करीब 94 से ज़्यादा नहीं है और जिनमें से 20 से कम अधातु हैं, यानी ज़्यादातर धातु हैं और उनमें से कुछ उपधातु हैं। उपधातु का मतलब जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आज का चैप्टर रहा। आज हमने जो मेन इसमें सीखा वो हमारे मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बताया है कि धातुओं में चमक होती है और अधातु में चमक नहीं होती है, ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण है अघात वर्धनीयता और तन्यता का, जो कि धातु में होता है, अधातु में नहीं होता है। अगला है सुचालकता का, यानी धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु नहीं होते हैं। नेक्स्ट है जलाने पर, यानी कि धातु जो होते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं और क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और वहीं अधातु जस्ट अपोजिट होते हैं। अधातु ऑक्साइड भी बनाते हैं लेकिन ये अम्लीय होते हैं। अगला है जल से अभिक्रिया, जो धातु जो होते हैं हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जिसमें हमने अभी पढ़ा था कि पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु जो होते हैं अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ धातु क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगला हम देखते हैं अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिक के जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है। जैसा कि हमने अभी पहले देखा, कॉपर सल्फेट क्या कर रहा था, जिंक द्वारा विस्थापित कर दिया जा रहा था, लेकिन कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।